अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें जो ब्रॉडशीट के हवाले से भी जो उन्होंने गौर किया कि उसमें जो फैसला जो आया है, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने कल कह दिया था कि जनाब इसको आप अनाउंस कर दें और पब्लिक कर दें जो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आज उस पर गौर भी किया गया और उस हवाले से 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, बनाने का कह दिया है, जिसमें एक यहाँ हाजिर सर्विस सरबराही में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो उसको लीड हेड करेंगे। इस कमेटी को जो ब्रॉडशीट के अभी तक के जो मामला सामने आए हैं उनको इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट करेंगे और उसके में एक सीनियर ऑफिसर एफआईए के होंगे, एक सीनियर लॉयर होंगे और उनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी उनको असिस्ट करेगा। या वो एक परमानेंटली एक बंदा नॉमिनेट कर देंगे या वो जो है सीनियर अटॉर्नी जनरल साहब, सीनियर लॉयर के साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब भी खुद उसमें मामनत भी करेंगे। ये एक बड़ा जो है वो आए रोज एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है ब्रॉडशीट के मामले से। और उसमें अब जो बहुत सारे करेक्टर्स के ऊपर सवालात भी जहां उठ रहे हैं, वहां पे ये भी एक सवाल है कि अगर $1 अरब का जो बताया गया था कि सऊदी अरब से मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर वहां से $1 अरब जो है वो निकला और वो $1 अरब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसका कहा जा रहा है कि वो सिंगापुर में लैंड करता है, उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब वो पैसे क्यों और कहाँ गए, कैसे गए, किसके पास गए। और उस जो बड़ा सवाल है उसमें वो ये है कि शायद ये इस बात पर इशारा भी दे रहा है कि शायद ये वो $1 अरब है जो कि अंडर द टेबल डील हुई है या थर्ड पार्टी के साथ डील हुई है और उस पैसे को देने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुंचे। हमने कल ब्रॉडशीट के सीईओ कावी मासवी का इंटरव्यू भी किया था और उनसे भी हमने ये पूछा था, उनको शायद कुछ मालूम भी है लेकिन उन्होंने यही इशारतन कहा कि अगर मुझे हुकूमत कहेगी तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल है जिसमें वो $1 अरब का ट्रेस कहीं पे नहीं है पाकिस्तान के अकाउंट्स में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद मुबैना तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब उस $1 अरब देने के बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और कहा यह जा रहा था कि वो बहुत बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं और खुदा ना खास्ता शायद उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो जानलेवा भी साबित हो सकती है, खुदा ना खास्ता। और यही सवाल हमने बार बार भी पूछा और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया उसको आज फिर हम आपको दोबारा सुनवाएंगे भी कि क्या वजह है कि उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया। और हमने ये भी पूछा था कावी मासवी से कि जनाब जब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को उन्होंने इस हवाले से बताया कि जनाब ये $1 अरब है, आप इसको ट्रेस करें, इसका ट्रेल निकाल लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा इसको रहने दें, जो आपने हम पे फ़ाइन किया है उसका आप हमें पहले उसमें ज़रा कंसेशन दें। तो अब बहुत सारे सवालात कावी मासवी के हवाले से भी उठाए जा रहे हैं कि जनाब क्या वो अपने आप को वाकई बेचने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक दफ़ा फिर ब्रॉडशीट को बेचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका वो कहते हैं कि भी मैंने तो अपने पैसे ले लिए हैं और अब अगर हुकूमत चाहे तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो अब ये जो सवालात हैं इनका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज पीडीएम का जलसा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर और वो जवाब लेने आए थे पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसको वो कहते हैं कि जी 2014 से वो पड़ा हुआ है और तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसा होने को है और उसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिल रहा। और उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि जी इसमें पीटीआई की फॉरेन फंडिंग में इजराइल भी मुलव्वस है, भारत के लोग भी हैं और मरियम नवाज साहिबा ने तो इस हद तक कह दिया कि जनाब इसीलिए इमरान खान साहब मोदी साहब की जीतने की दुआएं भी मांग रहे थे। लेकिन सवाल बहुत वैलिड है कि क्या जो उसामा बिन लादेन से 1989 में पैसे लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो जो फंडिंग वो फॉरेन फंडिंग है या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग अगर कहा जाए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को वोट कॉन्फिडेंस के लिए उनके पार्टी के वर्कर्स को ख़रीदने की कोशिश की गई और जिसका जिक्र मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब में भी किया था। तो ये भी एक सवाल अभी भी खड़ा है और हम चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पूछें कि जनाब वो उस केस का क्या बना, वो जो पैसे लिए गए थे वो क्या, उसका क्या बना। दूसरी जानिब पीटीआई के तो जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 40,000 लोगों
की डिटेल्स उन्होंने दी हैं उनके अकाउंट्स के साथ कि जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने जो कि बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने फंडिंग की है, पीटीआई की फंडिंग। और तो अभी तक बाकी जमातों जिनकी स्क्रूटनी हो रही है, पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी की जा रही है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, पीएमएलएन की भी की जा रही है। तो उन्होंने कितने लोगों के अकाउंट्स या डिटेल्स दिए हैं इसका भी अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने मुतालबात तो आज सामने रखे हैं जो हम शेयर करेंगे। मुतालबात उन्होंने पहले याददाश्त जो है वो जमा करानी थी आज, लेकिन वो शायद भूल गए, या जो याददाश्त या जो एक उन्होंने एक लेटर जिसमें मुतालबात भी लिखे हुए थे वो उन्होंने फिर फैसला किया कि शायद उन्होंने कल जमा कराने हैं। वो हमारे पास मौजूद हैं, उसमें भी जो 4 मुतालबात हैं वो भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। और उसमें एक जो आखिरी मुतालबा था उसमें शायद गलती से वो लिख गए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और जो हमारे पास कॉपी आई उसमें फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को पेन से काटा हुआ है। तो ये 4 मुतालबात जो हैं इन्हीं से शुरू करते हैं कि जो 4 मुतालबात हमारे पास जो जिसको ये कह रहे हैं कि ये इनिशियल ड्राफ्ट है, साइंड है, ड्यूली साइंड है, बहुत सारे लीडर्स के साइन हैं इसमें, शाहिद खान अब्बासी साहब का है, फजलुर रहमान साहब के साइन हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब के हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब के हैं, अमीर हैदर खान साहब होती के एएनपी के भी साइन हैं, और दीगर बहुत सारे लोगों के साइन हैं। और उसमें जो हमारे पास उसमें जो 4 मुतालबात हैं, वो पहला मुतालबा मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पैनलिस्ट हैं पहले वो भी सुन लें, फिर मैं उनका तारुफ भी करवा देता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं। पहला मुतालबा है कि पीटीआई 2021 में तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने अपने गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग के जुर्म का वाज़े एतराफ़ कर चुकी है, जबकि स्टेट बैंक पहले ही इस ज़मीन में ठोस दस्तावेजी सबूत और शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन को फराहम कर चुका है, जिसके बाद मज़ीद तहकीकात की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन कानून और इंसाफ के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर जारी करके अपनी जो फैसला है फिलफौर जारी करके अपनी नेक नियति का सबूत दे। ये पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा है कि आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक मुद्दई मुकदमे को जो है इस फाइनल केस की तमाम इस केस की तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड बशमूल पीटीआई फंडिंग की जो डिटेल्स हैं, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मैं इधर से पढ़ देता हूँ। उसमें कहा है कि जब पीटीआई की तरफ से जमा कराए जाने वाले जवाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हासिल होने वाले पीटीआई के 23 खुफिया बैंक अकाउंट्स की तमाम तफसील फिलफौर फ्राहम की जाए और ये रिकॉर्ड कौम के सामने लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तीसरा मुतालबा नाज़रीन जो है वो ये है कि तहकीकाती अमल को इन कैमरा ना रखा जाए, क्योंकि ये अमल कानून, शफाफियत के असूल और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अपने अहकामात की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। फॉरेन फंडिंग केस की तमाम कार्रवाई मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के मुबस्सरीन बशमूल पीडीएम के नुमाइंदों के लिए ओपन की जाए, क्योंकि कार्रवाई और रिकॉर्ड को गैर कानूनी तौर पर खुफिया रखने से संगीन शकूक व शुबहात पैदा होने से इलेक्शन कमीशन की साख पहले ही बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। और चौथा मुतालबा जो है, जो फोर्थ एंड फाइनल डिमांड जो है पीडीएम के फोरम से जो हमारे पास इनिशियल ड्राफ्ट है उसके मुताबिक वो ये है कि मुकदमे के मुद्दई यानी कि पिटिशनर जनाब अकबर एस बाबर को जान से मारने की धमकियां बदस्तूर मौसूल हो रही हैं, जिसका दरखास्त गुजार खुद भी मुतअद्दद मौके पर इजहार कर चुके हैं और तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी ला चुके हैं। मुकदमे का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन जनाब अकबर एस बाबर की हिफाजत के लिए मुनासिब कानूनी अहकामात सादर करे। अगर मुद्दई मुकदमे को कोई गजंद पहुंचा, नुकसान पहुंचा, तो इसका जिम्मेदार वजीर आजम लिखा हुआ था वो काट दिया, इमरान खान और इलेक्शन कमीशन होगा। नाज़रीन, ये चार जो हैं डिमांड्स जिनको कहा जाता है कि वो कल अगर यही फाइनल ड्राफ्ट हुआ जो कल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा तो ये चार डिमांड्स हैं।
अहमद यार हिराज साहब मेरे साथ हैं, चेयरमैन वजीर आजम मुआयना कमीशन टीम के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद यार हिराज साहब आपके वक्त का। सैयदा शहला रजा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद हैं, स्काइप पर मुझे ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा शहला रजा साहिबा। और सेनेटर गौस न्याई साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टेलीफोन लाइन पर हैं मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे ज्वाइन करने का। मरियम साहिबा की जो डिमांड्स हैं वो तो हैं, लेकिन शहला रजा साहिबा एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि वो जो फंडिंग थी उसको टेररिस्ट फंडिंग कहा जाए या फॉरेन फंडिंग कहा जाए, या वो कहाँ से उनके पास उसामा बिन लादेन के पास वो पैसे आए जिसको जो नवाज शरीफ को दिए गए, और कहा यह गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को डिसलॉज किया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए और उनके जो वर्कर्स हैं उनको ख़रीदा जाए। ये 1989 में ये ऐसा हुआ, तो उसका सवाल नहीं पूछने की जरूरत के पीएमएलएन के पास वो फंडिंग कहां से आई थी? बात यह है कि सवाल तो सारे पूछे जाने चाहिए, लेकिन ये मैं और आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये तो इदारे आजाद होते हैं और इदारों को अपनी आजाद होना प्रूफ करना पड़ेगा और उनको ये बातें पूछनी होंगी। मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये सारे सवाल इस वक्त क्यों याद आ रहे हैं जब एक केस 6 साल से चलते चलते फंसते 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 इस जगह पहुंच गया। तो ये हो रहा है कि भाई मुझसे क्यों पूछा, उनसे पूछो, उनसे पूछो। तो हमने तो मना नहीं किया ना। जैसे खुद नोटिस आप पीपुल्स पार्टी के खिलाफ लेते रहते हैं, उनको गिरफ्तार करते रहते हैं, ऑपोजिशन के लोगों को, अपने लोगों के हुकूमत के लोगों के केस नजर नहीं आते। अलीम साहब जो है पंजाब में, उनकी सोसाइटी का केस सामने आ चुका है कि गलत है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह बहुत केस हैं जिनके ऊपर बीआरटी पेशावर जो है उसके नंबर तक आ चुके कि ये हैं, उनकी फोटोज रोज सकती हैं कि ये यहाँ पे बस जल गई, ये देखें कैसा हो गया, उन पे नहीं होते। तो ये क्यों नहीं इदारे अपना काम कर रहे? इदारे ये तो कर सकते हैं। चले, बिल्कुल सही कहा शहला रजा साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सवालात आज क्यों उठाए जा रहे हैं कि जी उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को उसामा बिन लादेन साहब ने कैसे की, कहां से की, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड कर रहे थे, उनके पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि वो खातून की हुक्मरानी को नहीं तस्लीम करते थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने वो पैसे लिए और उसके ऊपर बाकायदा काम करने की भी कोशिश की, और लेकिन वो शायद इतना कामयाब नहीं हो सके। और सवाल यह बनता है कि 40,000 लोगों के नाम दे दिए पीटीआई ने, तो आप लोगों के भी मामला तो स्क्रूटनी कमेटी के सामने पड़े हुए हैं। आप लोगों ने कितने लोगों के नाम दिए कि जी ये हैं जो फॉरेन फंडिंग हमें करते रहे, ये हमारे सपोर्टर हैं, ये हमारे फाइनेंसर्स हैं? जिस तरह पीटीआई ने तकरीबन 40,000 लोगों के नाम और उनकी डिटेल्स भी दे दी कि जी इतना इतना पैसा, चाहे वो $5 है या $10 है या $100 है या $1000 है या व्हाटएवर, तो आप लोगों ने दिए कोई नाम? जमीर साहब, मामला इतना सीधा नहीं है कि पीटीआई ने दे दी। पीटीआई तो मुकर गई थी। इतनी सारी तफसीर जिस दिन से ये ब्रॉडशीट निकाला है, हालांकि इसकी कोई तुक नहीं है। 2 नवंबर 2020 को जो एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसके बाद मेरा ये सवाल है क्या हमारी हुकूमत मौजूदा जो है हर सिफारत खाने में इतने ही पैसे रखती है? दूसरी बात ये है कि ये वो केस है जिसपे ये बात हो रही है कि 70 से ज्यादा इसकी समातें हो चुकी हैं और 30 से ज्यादा दफा जो है वो हुकूमत ने उसमें उज्र दिए हैं, पीटीआई ने उसमें उज्र दिए हैं, 8 दफा उसने लॉयर बदले हैं, 4 दफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शायद ये पता नहीं कितनी दफा गई है कि ये जो है ये ईसीपी का डोमेन नहीं है, और ये तो मुकर गए थे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो स्टेट बैंक की तरफ से फिर तो आज शहला रजा साहिबा, बिल्कुल सही शहला रजा साहिबा, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उसका जो आप लोगों ने वहां पे एहतजाज किया, एहतजाजी मुजाहरे के बाद उन्होंने जो डिटेल्स दी, और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी को हदायत की गई है कि हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्कद करे ताकि ये केस मंतकी इंजाम तक पहुंच सके। अभी उसमें ताखीर है, और उन्होंने उसमें पहले भी कहा कि जनाब बहुत सारे मामला चल रहे थे, कोरोना की वबा थी, वकला की अदालती मसरूफियात, और फिर स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद उन्होंने कहा खातिर खा पेशरफ की है। मैं एक अर्ज करूं, अगर ये मामला इतना ही संजीदा है कि पीटीआई अपने अकाउंट्स नहीं दे रही थी और इधर से
मालूम किया गया है स्टेट बैंक से, तो मुझे बताना पसंद करेंगे इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान कि वो इसे इतना संजीदा नहीं समझते और ये बताएंगे कि उन्होंने ये कब कहा था कि हर 3 दिन बाद स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो, ये कब के ऑर्डर है? अगर ये 6 साल पहले के ऑर्डर है तो फिर मैं समझती हूँ कि इसी को बंद कर देना चाहिए कि अगर 3 दिन बाद होती थी और 6 साल बाद भी वो किसी जगह नहीं पहुंचे और अकबर एस बाबर अपनी पूरी चीजें लिए खड़ा है जिसमें वो दावा कर रहा है कि इसमें वो फंडिंग भी है जो इनके जाती मुलाजमीन की है। और इसी तरह की हम देख चुके हैं कि जहांगीर में था कि उनके लिए कहा गया था कि उनका जो बावर्ची है या ड्राइवर है जो भी था उसके अकाउंट में जो इतने पैसे हैं उस पर JIT बनाई जाए, वो आज तक नहीं बनी। चलें तो फिर ये सारी बातें हम देख रहे हैं। हमारा जो आज का मुजाहरा था, फेक अकाउंट्स वाला मामला भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फेक अकाउंट्स वाला मामला भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। फिर सलीम मांडी वाला साहब को भी बुलाया है। जमीर साहब किसने कहा है? पकड़ा इतनी देर से रेफरेंस दाखिल किए, वो फेक अकाउंट वाले मौजूद हैं और स्टेट बैंक भी मौजूद है। स्टेट बैंक से पूछे असल लोग कौन थे और उन फेक अकाउंट वालों को बुलाएं, वादवा बनाएं, मुल्क की मैशत को ठीक करें। ये दूसरों को क्यों 29 बिलियन डॉलर और ये सब दे रहे हैं जबकि अवाम पे पेट्रोल बम गिरा रहे हैं रोज? सही। चलें, ये बिल्कुल बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं और ये पूछना चाहिए स्टेट बैंक को भी। लेकिन चलें, आप तो अब खुश हैं कि ये सारे जो फेक अकाउंट्स वाले केसेस हैं ये वापस सिंध ट्रांसफर हो गए हैं और ये पहले दिन से आप लोगों की डिमांड थी और कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जितना इंटरेस्ट अब PDM में रह गया है शायद ये उसी वजह से है कि मामला, हालांकि आज भी बिलावल भुट्टो जो 803 अरब के हमारे पैकेजेस हैं और ये पैसे हैं उसकी वजह से जो है वो हुकूमत अपने झूठे पैकेज दे रही है कि 1100 अरब और ये सब, और नहीं, क्या हो रहा है? मैं तो उस केस की बात कर रहा हूं कि नैब के केसेस जो हैं जरदारी साहब के वो सिंध मतलब वो शिफ्ट कर दिए ना। आप लोगों की पहले रोज से ये डिमांड थी, उस वजह से मैं कह रहा हूं कि शायद PDM के फोरम पर पाकिस्तान चलें, मुझे अभी कहा जा रहा है वक्त हमें शिफ्ट कर दिए, चलें, क्या एहसान किया? हम क्यों जाएं भाई? सही इसके लिए लाते हैं कि चलें मैं जरा, मुझे अभी कहा जा रहा है कि ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद फिर मैं अपने बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी पूछता हूं कि ये क्या इतना ही संगीन मामला है फॉरेन फंडिंग का, और अगर ये इसी तरह के फैसले आना शुरू हो गए तो फिर बचेगी कौन सी जमात? क्योंकि अगर PTI भी है तो फिर पीपल्स पार्टी भी है, PMLN के भी, और सबके अगर फॉरेन फंडिंग के मामला निकल आते हैं और सब डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, उनका लोगो भी जाता है, उनका पार्टी का नाम भी जाता है, तो फिर क्या बचेगा, कौन रहेगा? लेकिन क्या PDM का फोरम इतनी जल्दबाजी में है? हालांकि अगर फैसला आ भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत से फोरम्स हैं जहां पे अपील है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन साहब। गौस नियाज़ी साहब, सेनेटर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज भी हमने देखा और सुना भी कि PDM के जो प्लेटफॉर्म से बड़ी सख्त किस्म की बातें की गई और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से, सरदार अख्तर मैंगल साहब की तरफ से, और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की। ये जो सारा है, क्या आप लोग वाकई आज फैसला लेने आए थे कि जी हमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला मिले? और कहा यह जा रहा है कि कोई शो इतना बड़ा नहीं था, इसकी क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप यानी कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं आए थे, या ये आप लोगों ने ऐसे ही रखा क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, अगर आज का हमने ये जलसा देख लिया है तो इसके बाद तो लॉन्ग मार्च पे भी आए 100 बिस्मिल्लाह? देखिए, शेख रशीद साहब की क्या, उसने तो यही कहना है, हुकूमती बंदा है और उसने यही कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, बंदे थोड़े थे, 2000 थे, 3000 थे, उसने तो यही कहना है। हम खुद शामिल है और हमें पता है कि कितने बंदे थे, कितना जोश था, बलबला था। और तो हम तो इस इलेक्शन कमीशन को धावा बोलने नहीं आए थे, हम तो उनको बावर कराने आए थे कि आपकी एक दायरा जिम्मेदारी है कि आपके पास केस है, फॉरेन फंडिंग केस, उसमें आप क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? आप या आर करें या पार करें, अगर उसको फेवर में करें या उसके अगेंस्ट करें। दरअसल बाइस चीज मसले दो हैं। एक है कि जी आपने इन्होंने जो है अपना अकाउंट शो नहीं किए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है कि अपने फिनांस को छुपाए हैं,
23 स्टेट बैंक के और 2 जो खान साहब ने कहा कि 2 कंपनियां जिनकी जिम्मे जो खान साहब ने अमेरिका में बनाई थी और फंड ने कलेक्शन की थी। अब देखो वो कह रहे हैं कि हम ये 40,000 बंदा हमने लिस्ट बना ली है, वो कह गए कि हमने दी है। मसला ये नहीं कि किसने दी है, ये नहीं, वो तो बात की बात है। पहले तो जेब की कंसीलमेंट क्यों की है, और ये एक जुर्म है। और इस जुर्म के साथ देखो हम इलेक्शन लड़ते हैं, एमएनए सेनेटर इलेक्शन लड़ते हैं, तो हलफ उठाने से पहले हम अपने सोर्स बताते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो गया और इतना यहाँ में खर्चा किया है, और ये जमा कराना होता है। तो अगर हमने जब बाद में कोई पता चलता है कि हमने उसके अलावा को किया है तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इस तरह इनकी केस में इन्होंने कंसीलमेंट की है। इन्होंने 23 तो अकाउंट तो स्टेट बैंक उन कर रहा है कि इन्होंने शो नहीं किए, जो खान साहब अपने साइन से ऑपरेट करते रहे हैं, और दूसरे जो 2 कंपनी खान साहब ने खुद नाम लिया है। तो वो ये 2 चीजें हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि आप इसका फैसला करें, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस इजाज पर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो कान धरेगा। वैसे उन्होंने कह दिया है कि आज हम काम मजीद तेजी से भी शुरू कर रहे हैं, और 2 से 3 इजलास जो हैं वो 3 रोज बाद मतलब एक इजलास बुलाया जाए स्क्रूटनी कमेटी का, जिसमें आप लोगों के भी मामलात हैं बिल्कुल। लेकिन ये बड़े वैलिड क्वेश्चन, हमारे मामला जो है ना वो हमने फंडिंग का सोर्स बताना है। हमने अपने अकाउंट सारे शो किए कि हमारे ये अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट हमने दिए, सिर्फ हमने सोर्स बताना क्या फलां जगह से पैसे है, वो हम बता देंगे। इनके डबल मसला है, एक तो सोर्स बताना है और दूसरा जो कंसीलमेंट की है उसकी सजा जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन। चलें अहमद यार हिराज साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की उसका छोटा सा एक है, वो आप सुन लें, आपका कमेंट चाहूंगा मैं। जी अहमद यार हिराज साहब, ये सवालात तो बड़े संगीन हैं, और फिर उस पर भी हुआ कि जी इजराइल से भी पैसे आए आप लोगों के पास, कोई भारत से भी आए, और उसके बाद उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ाम भी ये लगा दिया कि इसी वजह से इमरान खान साहब ने अपना इलेक्शन जीतने के बाद जो है दुआ की कि मोदी भी जीत जाए। तो ये तो बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात अब आप पर लग रहे हैं। मोदी की दावतें तो ये नून लीग वाले करते रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के घर पे होती रही हैं। अभी उसको छुपाने की खातिर इस तरह की बातें करने से तो कोई मसला हल नहीं होता। जमीर हैदर साहब, मुझे ये हैरत होती है कि ये दूसरों के अकाउंटों के ऊपर इतनी वसूख से बातें करते हैं। बहुत अच्छा होता अगर ये A1 फील्ड वाले अपने अकाउंट भी बता देते कि वो किस अकाउंट में से खरीदा गया था। इनकी जिन प्रॉपर्टीज की बहस होती रही है इतने साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी सही तरह से बयान कर देते। बाकी रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो ये शैला रजा साहबा ने पहले बहुत अच्छी बात की कि ये फैसले ना आपने करने हैं ना हमने करने हैं, फैसले करने। अब इलेक्शन कमीशन के आया हुआ है, इसका फैसला करेगा। 6 साल से अगर ये केस चल रहा है तो पीटीआई की हुकूमत को तो अभी 2 साल हुए हैं। तो ये नून लीग के दौरान, नॉन लीग की हुकूमत के दौरानिये में 4 साल जो ये केस चलता रहा है, अगर ये हुकूमत के इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्शन कमीशन ने कुछ इसमें देर की है, तो फिर उस वक्त तो नून लीग खुद देर करवा रही थी। वो 4 साल का अरसा जो है वो नून लीग के इमाम पर इसको तूल दिया गया। अकाउंट सारे के सारे 40,000 लोगों की फंडिंग जो है वो पेश हो चुकी है। ये एक जिस किस्म के ये इनके मुतालबे, आप 4 मुतालबे पढ़ के सुना रहे थे, वो मुतालबे सारे इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, वो कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं है। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है और इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में उसका जवाब देगा। ये बात याद रखने की है। बहरहाल क्योंकि गुफ्तगू हो रही है और मुझे इसमें आपने शामिल किया, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की तारीख में भी ये अपनी नौयत का एक पहला वाकया है। कभी किसी पार्टी की फंडिंग के ऊपर स्क्रूटनियां नहीं होती रही माजी में, तो उनको भी शायद समझने में, सीखने में, तजर्बा करने में वक्त लग रहा होगा। इसका कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है, इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है कि जिसके ऊपर वो इसका जायजा लेते। वो भी एज यू गो अलोंग आप उसको लर्न भी करते जाते हैं और उसमें आप बेहतर भी होते जाते हैं। तो अब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के ऊपर भी सवालात उठे हुए हैं, उसके भी इन्होंने जवाब देने हैं। मुझे तो भरपूर यकीन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो इंशाअल्लाह ताला तीनों पार्टियों की स्क्रूटनियां करने के बाद जो दुरुस्त और सही फैसला होगा वही करेंगे, और इसमें कोई दूसरी राय मैं नहीं रखता। इस तरह के जो अदालतों के आगे मुजाहरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन भी एक किस्म की एक अदालत का किरदार ही यहाँ पे अदा कर रही है।
तो इस तरह के जो मुजाहरे कर रहे हैं ये महज एक इदारे को दबाव में डालने के लिए हैं, जो कि जमहूरियत की टोटली नफी करने वाली बात। अच्छा, ये पहले नैब इन्होंने बनाया, उसका चेयरमैन इन दोनों जमातों ने मुकर्रर किया, और फिर नैब के बाहर भी जब ये पेशियों पे जाते थे तो वहां पे तो भी, इनके और इलेक्शन वहां पे कमीशन भी इन्हीं का जो है वो नॉमिनेटेड लोग बैठे हुए हैं। कोई आप लोगों ने तो नहीं आके अभी कोई नए मेंबर नॉमिनेट किए? नहीं, अभी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन तो अभी तब्दील हुए हैं, लेकिन वो भी आइन के मुताबिक जो तरीकाकार है उसके जरिए मुशावरत से, तैनात। बिल्कुल। जी, आपके हमने वज़ीर भी आज़म आइन के की मुताबिक रखे थे। जाती जाती ख्वाहिश से तो नहीं हुए ना, वो भी एक पैनल बनता है और उसमें से सिलेक्शन होती है। तो ये इनको एतमाद करना चाहिए अपने नॉमिनेटेड लोगों के ऊपर, जिनके नाम ये खुद देते हैं, और जब वो तैनात हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हीं के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर देते हैं। इंतहाई बचगाना ये सारा इनका प्रोग्राम है। और ये कहाँ से शुरू हुए थे कि हम जनवरी नहीं चढ़ने देंगे इस हुकूमत को, और चलते नहीं, चलते लेकिन अब अहमद यार हिराज सामने साहब, अगर जवाब इतने अरसे बाद ये आए कि जी इनका तो हमें नहीं मालूम, हमारे एजेंट्स ने पैसे भिजवाए हुए हैं, तो मतलब उसमें फिर वो यकीनन बड़े बहुत सवालात उठ जाते हैं ना कि जी ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं कि जी हमें नहीं पता ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बस ये हमारे एजेंट्स ने इकट्ठा किया और भेज दिया। देखें, ये तो परखना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये जवाब अगर उनके मुताबिक नहीं होगा या उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और ये एक जवाब तो नहीं है जो पीटीआई ने दिया ना, पूरी लिस्टें भी जमा कराई हैं, सारा कुछ किया। एक ज़मीनन बात होती है, उसी को उछालना शुरू कर देते हैं। सही, अब ये तो बिल्कुल सही, ये कोई बिल्कुल। अकेला जवाब नहीं है ना, कतरी खत की तरह के जी हमें तो नहीं पता, तो ये खत हमारे पास है कतर से आया हुआ। ये कोई, दिस इज नॉट द ओनली आंसर, दिस इज मे बी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स जो कि दी गई हैं, किसी किसी तनाजर में दी गई होगी, किसी कॉन्टेक्स्ट में दी गई होगी, उसी को एक टिकर बना के, उसी को एक बुनियाद बना के। बुनियाद बनाकर, बिल्कुल। उसमें मरियम नवाज साहिबा ने लेकिन उस बात को काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंस दी है कि जी ये तो मुझे मेरे एजेंट्स ने किया है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या फतवा मांगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से अवाम के लिए, और उसके क्या मतलब हो सकते हैं बाद में, जो उसके असरात क्या होंगे, उस पर भी बात करेंगे। और शेख रशीद साहब ने भी उसका जवाब दिया है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने क्या गुफ्तगू की और उसके बाद शेख रशीद साहब ने क्या जवाब दिया, ये ज़रा दोनों मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब को ये दोनों बैक टू बैक सुनवा दें ताकि फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जा सकूं। जी शैला रज़ा साहिबा, ये किस किस्म की गुफ्तगू पीडीएम के फोरम से हो रही है कि आवाम को ये कहा जाए कि जी हुकूमती गोदामों को लूट कर मज़े करो और खाओ? ये फिर यकीनन शेख रशीद साहब कहेंगे कि फिर हालात तो खराबी की तरफ जाएंगे, और फिर अगर बेबस हो जाती है हुकूमत तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं शेख रशीद साहब को याद अल्फाज कहे थे, लूटो, जलाओ, ये करो, मारो, घसीटो, वो याद है? और जब वो तारीख दिया करते थे कि इस कुर्बानी पे आखिरी कुर्बानी हो जाएगी, एक तो ये। फिर जाहिर है कि लोग देखते हैं कि जो शख्स वजीर आजम बना बैठा है उसने तो कहीं शलवारें लटका दी, कहीं उसने कहा कि पुलिस वालों अगर तुमने मेरे रास्ते में आए मैं तुम्हें खुद रोक के अपने हाथ से फांसी पे लटकाऊंगा। और फिर उसने कहा हुंडी के जरिए भेजना, फिर उसने कहा बिल फाड़ दो। तो जब देखेंगे कि उसको ऐसा मर्तबा दिया गया तो हर लीडर बेचारा ये सोचेगा। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, अल्लामा इकबाल साहब के पुते बैठे हुए उनकी पार्टी, इस खेत से दहना को मैसर न हो रोजी, खेत के हर खोश आए गंदुम तो मैं ये सही। कोई आवाज की कोई प्रॉब्लम हो रही है। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आप भी बताएं कि ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से? पहले वो पंजाब में लाहौर में कुछ बोल गए और फिर वो भी बहुत दिल आज़ारी हुई, तो ये क्यों अलाउ की जाती है ऐसी गुफ्तगू? ये तो सिविल नाफरमानी, अगर वो गलत था जो इमरान खान साहब ने किया वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। अगर जल्दी से प्रोड्यूसर साहब वो भी सुनवा दें कि 2014 के धरने में इमरान खान साहब ने क्या कहा था बिजली के बिल के हवाले से। जी गौस नियाज़ी साहब। मैं आप खुद देख रहे हैं कि ये ट्रेंड किसने सेट किया है, ठीक है।
ये ट्रेंड सारा इन्होंने सेट किया है कि जी बिल जला दो, गिराओ, ये करो, वो करो, पैसा हुंडी के जरिए मंगवाओ, और लूट मार के बेसिकली दोनों जो बिल ना जमा कराए, पैसा हुंडी के मंगवाओ, ये बेसिकली लूट मार की तरफ इशारा है ना जी। ये ट्रेंड तो खान साहब ने खुद किया है। अब खान साहब ने जो चीजें कही हैं वो उसके सामने आ रही हैं। अब उस वक्त चूंकि किसी ने एक्शन नहीं लिया तो सारे उसको जायज समझते हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन है अवाम के लिए। देखो इस पल्स वक्त पंजाब में मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि ये मैं किस सियासी पॉइंट्स को नहीं कर रहा, गंदम नहीं मिलती, लोग दौड़ आते हैं कि गंदम मिले या आटा मिले। आटा मिलता है तो थोड़ा मिलता है, कहीं नहीं मिलता। और ये फिर कल सेनेट में भी दावा कर रहे थे कि 860 रुपए का गट्टू मिल रहा है। जब ऐसे हालात होंगे, देखो इंडोनेशिया में क्या हुआ था, इराक में क्या हुआ था, लोग सियासी पार्टी एक साइड पे रही, लोग जब महंगाई देखी तो लोग लूटमार शुरू करके जनरल स्टोर लूट लिए गए, और इराक में इतने बंदे मारे गए, पुलिस को फायरिंग करना पड़ी। तो ये चीजें होती हैं कि जी हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि जब महंगाई आप इतनी कर देंगे कि चीजें हर चीज, और फिर आपकी गवर्नेंस। तो ऑपोजिशन को तो चाहिए हुकूमत को बताए कि बैठ के कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जे जाए कि आप फतवे लें मौलाना से कि जनाब गोदाम लूटो और जाके खाओ पियो मजे करो, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा ना आवाम के लिए। नहीं, हम तो कई से वह हुकूमत के साथ पैगाम भेजा है कि जी मुल्क कितने में करा हुआ है, तो उसकी हमें तो इकट्ठे बैठ के तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने अगर पोजीशन पे बात करी तो मेरा बयान ही खत्म हो जाएगा। आप देखिए बड़े मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हो, आप देखा जब इंडियन एयरफोर्स की जहाज इधर घुस आए थे 27 फरवरी 2019 को, और उस बार अभिनंदन को पकड़ा गया था। उस नाजुक मौके भी उन्होंने हमारे साथ बैठक गवारा ने किया, बिल्कुल सही में बैठना ही गवारा किया। अहमद यार हिराज साहब, हम उस वक्त वो भी कंडेम किया हमने जो कि इमरान खान साहब ने किया, और कहा गया कि ये सिविल नाफरमानी है, और सिविल नाफरमानी की तरफ उन्होंने रागिब करने की कोशिश की इमरान खान साहब ने उस वक्त। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जी ये बहुत ही गलत मामलात की तरफ और फतवा लेने की कोशिश की जा रही है महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से। तो आप मामलात कुछ हैं तो सही, परेशानी है, महंगाई दोबारा दिसंबर में जो कम हुई थी वो जनवरी में अब दोबारा उसी तरह सर उठा रहा है महंगाई का जिन। तो ये सेंटीमेंट जो है वो लोग फिर यकीनन चाहेंगे लीडर के इसी को हिट किया जाए और इसी से जो है वो फॉलोइंग बनाई जाए, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें। देखिए जी, फूड इन्फ्लेशन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है इस वक्त। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी अगर आप देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन हो रही है, और हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। इन्होंने पीछे भी चीनी इंपोर्ट की, गंदम भी इंपोर्ट की, अभी मजीद ऑर्डर्स भी प्लेस हो रहे हैं। तो ये बहरहाल ये एक सियासी बयानिया बना के, एक संजीदा बात को सियासी बयानिया बना के, तो वो सिर्फ एक एनार्की फैलाने की कोशिश है जो अचकज़ई साहब आज के प्रोग्राम के जरिए हासिल करना चाहते थे। क्योंकि हकीकत बात तो ये है ज़मीर हैदर साहब, आपके पास भी, आपने भी क्लिप्स देखे होंगे आज के इनके शो के, और हम सब ने देखे हैं। कोई खातिर ख्वाह लोग ये इकट्ठे नहीं कर सके। उस बात को छुपाने के लिए तो कोई सनसनी फैलाने वाली बात तो किसी ने करनी थी। सो ये इस किस्म की बातें करके, इस किस्म का बयानिया क्रिएट करके उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि इनका मुतालबा था इलेक्शन कमीशन से, और तकरीर ये करते रहे हैं इमरान खान के ऊपर। अब इमरान खान का क्या लेना देना इलेक्शन कमीशन के साथ? जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में भी कहा कि अगर ये हुकूमत के दबाव में इलेक्शन कमीशन है तो ये क्या पिछले जो 4 साल ये केस चलता रहा के दौर में, तो ये नून लीग खुद डिले कर। यकीनन मतलब इमरान खान साहब आज़म का क्या लेना देना, आज़ाद इदारे हैं जिनकी तरफ आप जा रहे हैं, उन्हीं से मुतालबात रखने चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।